अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप आज एक और नए दिन का आगाज बहुत मस्बत तरीके से कर चुके हैं या करने वाले हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं और ढेर सारी दुआएं भी आपके इस दिन के लिए। हमेशा से जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से इनफैक्ट खास तौर पर हम बात करते आ रहे हैं मौसम की शिद्दत के हवाले से, तो मौसम की शिद्दत बरकरार है। बाकी तमाम खबरों की शिद्दत हिद्दत वो तो अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर है और क़यास आई, बल्कि इस वक्त प्रिडिक्शन ये है महकमा मौसमियात की कि जो मई का महीना है वो गर्म तरीन हो सकता है पाकिस्तान में, और लाहौर जैसे शहर में भी ये शिद्दत 45 डिग्री तक पहुंच सकती है। मई और जून के महीने के हवाले से अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली ये कहा जाता है कि बहुत गर्मी होती है इन महीनों में, लेकिन स्टिल इस बार बहुत सारी वार्निंग्स जारी की गई हैं कि जो हीट वेव है इट माइट हिट। सो आप लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर घर से निकलने से भी परहेज़ करने की अशद ज़रूरत है, और गर्मी में स्पेसिफिकली कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए आपने अपनी एहतियात खुद करनी है। ऑब्वियसली ये नेचुरल एक प्रोसेस है, लेकिन इसमें आप एहतियात तो कर सकते हैं। बिल्कुल। और जहाँ पे मई गर्मी के हवाले से मुश्किल सूरत हाल लेकर आता है, वहीं बच्चों के लिए खुशी की खबर भी लेकर आता है, और वो होती है गर्मियों की छुट्टी की खबर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियां होंगी वैसे इस बार, मतलब ज़्यादा स्पैम के लिए, क्योंकि कोविड की वजह से, लेकिन जितनी गर्मी है महफिल में उतनी होनी तो चाहिए। हाँ, वैसे कोविड की वजह से लास्ट ईयर भी छुट्टियां बहुत लंबी थी, उसके बाद कुछ स्पैम कम हुआ था, तो होपफुली बच्चों के लिए अच्छी खबर होगी। वैसे मेरे नेफ्यूज तो फौरन सवाल कर लेते हैं कब होंगी छुट्टियां। इट यूज्ड टू बी द बेस्ट न्यूज। हम जो पढ़ते थे कि गर्मी की छुट्टियां कब होंगी, सो अगर गर्मी की छुट्टियां नहीं भी होंगी, एज अर्मिला सेड, भाई मुझे नहीं पता इस बारे में, अगर नहीं होंगी तो ये बड़ी नुकसानदेह बात है बच्चों के लिए। अगर होंगी तो अच्छी बात है, लेकिन तो सही में हो सकता है कम हो जाए, 3 महीने की ना हो, ये हो सकता है 1 महीने की हो जाए, लेकिन जितनी गर्मी है छुट्टियां होनी तो चाहिए। बच्चों हम आपके साथ हैं, छुट्टियां होनी, हम सारे एकजुटती करते हैं, छुट्टियां होनी चाहिए। खैर चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में बहुत कुछ है, पॉलिटिकल डिस्कशन है, इकोनॉमी पे बात होगी सेगमेंट से, लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। मुल्क में फौरी इलेक्शन का बढ़ता दबाव, मुस्लिम लीग नून कंफ्यूजन का शिकार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ से राबता, जल्द इलेक्शन कराने से साफ इनकार। हुकूमती मुश्किलात, तमाम नजरें लंदन पर लग गईं। चैलेंजेस से निपटने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग की मरकज़ी क़यादत की नवाज शरीफ से मुलाकातें, सियासी और मुआशी तौर पर बड़े फैसलों का इम्कान। सियासी तनाव से मुआशी अदम इस्तेहकाम, स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, डॉलर की कदर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 10 अरब डॉलर रह गए। इक्तिसादी माहिरीन ने सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली नाअहली से बच गए, इलेक्शन कमीशन ने PTI का रेफरेंस खारिज कर दिया। पंजाब के 25 मुनहरिफ अरकान की नाअहली से मुतालिक रेफरेंस पर समाअत कल 13 मई को होगी। पंजाब में सियासी और आईनी बहरान जारी, सूबा गवर्नर से महरूम, काबीना की तश्कील लटक गई। गवर्नर ना होने से एडवोकेट जनरल की बरतरफी का मामला भी इल्तवा का शिकार। और बाबा ज़राफत सैयद ज़मीर जाफरी के मद्दाह आज उनकी 23वीं बरसी मना रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। तो आज का अखबार पढ़ लिया आपने, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, कोई नई खबर नहीं है, वैसे कोई पुरानी खबर है। हाँ, मईशत मुश्किलात का शिकार है, सियासी मंजरनामा कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन मौजूदा हुकूमत शदीद दबाव का शिकार नजर आती है। 2 बड़ी खबरें, एक तो आपको पता है जो लंदन का विजिट हो रहा है पाकिस्तानी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर का, वो इंपॉर्टेंट है। देन कल आसिफ अली जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ अहम बातें उन्होंने की हैं इलेक्शन के हवाले से। पंजाब में अगर हम बात करें तो पिछले 6 हफ्तों से सियासी और आइनी बहरान मुसलसल जारी है। पंजाब काबीना से महरूम है, इनफैक्ट गवर्नर से भी महरूम है। तश्कील ना होने की वजह से काबीना की ये जो हुकूमत साजी का अमल है ये भी अभी नामुकम्मल ही चल रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त फौरी इलेक्शन के लिए हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं। इमरान खान साहब की मैं बात करूँ, और दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून भी इस वक्त सड़कों पर नजर आती है। कल मरियम नवाज साहिबा ने भी जलसा किया, इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान भी मैदान में आ रहे हैं, और कराची में मौलाना साहब ने पहले जलसे की तैयारी कर ली है। जबकि दूसरी जानिब हम अगर देखें तो मुआशी अदम इस्तेहकाम भी इस वक्त शदीद होता जा रहा है, और मुझे लगता है
है कि ये सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त जो मुल्क की इकोनॉमी की है? अदम इस्तेहकाम के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं। डॉलर की बात की जाए तो तारीखी बुलंदियों पर पहुंच चुका है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आ रही है। IMF का प्रोग्राम अभी तक बहाल नहीं हो सका। दोस्त मुल्क को से इमदाद मिलने का फिलहाल कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, जबकि महंगाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही। बेरोजगारी के हवाले से बढ़ती जा रही है। हालात कंट्रोल से बाहर होने पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से जल्द इलेक्शन कराने का इंदिया दिया जा रहा है, लेकिन इसहाक डार के बाद ख्वाजा आसिफ भी ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले ही इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाए। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, आप भी सुनिए। इसके साथ साथ जी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी मैदान में आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जल्द इलेक्शन के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। क्या कहते हैं, सुने। ख्वाजा साहब की अपनी सोच है। PMLN का मेरे साथ ये डिसीजन है कि जब तक हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स नहीं कर देते, लॉ में तब्दीलियां ले आए, उसके बाद आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए। वी हैव नो इशू। दूसरी जानिब शहबाज स्पीड गोज टू लंदन। इस वक्त लंदन में मौजूद है उनकी विफाकी काबीना और वो खुद भी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। एक तस्वीर भी बल्कि कल बड़ी वायरल हुई, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के 2 साल के बाद मिलने की। मुलाकातें जारी हैं। चैलेंज से निपटने के लिए क्या नवाज शरीफ को हिकमत अमली बता रहे हैं? अहम फैसले इस वक्त बहरहाल हो रहे हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने दूसरी जानिब एक अहम फैसला दे दिया और वो है 20 मुनहरिफ अराकीन के हवाले से जिनकी नाअहली से मुतालिक PTI का रेफरेंस दायर किया गया था, उसको खारिज कर दिया गया और फैसले में ये भी कहा गया है कि जो अराकीन के खिलाफ ठोस शवाहिद हैं वो नहीं दिए जा सके। आर्टिकल 63A के तहत ये रेफरेंस साबित नहीं किया जा सका, सुबकी हुई है PTI की। इस पर PTI ने शदीद रद्द-ए-अमल भी दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी के इल्ज़ामात एज यूजुअल लगाए हैं और इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का और चैलेंज करने का फैसला किया है। मुनहरिफ अराकीन कौमी असम्बली नाअहली से बच गए हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। पंजाब की सूरत हाल है और इसके साथ मरकज़ की भी। हमारे साथ कामरान यूसुफ मौजूद है, साफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, उनसे हम बात करते हैं वो इस सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। कामरान, मैं आपकी ट्वीट्स तो रेगुलरली फॉलो करता हूं और बड़ी ज़बरदस्त आप उसमें नुकात लेकर आते हैं। कुछ बड़े क्रिटिकल भी होते हैं, हजम ना होने वाले भी होते हैं कुछ सियासी जमातों को, लेकिन बहरहाल हकीकत को देखते हुए इस वक्त जो मंजरनामा हमारे सामने है, सबसे पहले मैं आपसे कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के लंदन विजिट पे तबसरा चाहूँगा। इस पर तनकीद की जा रही है कि पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट, क्यों उसको लंदन जाने की ज़रूरत पड़ रही है मशवरे लेने के लिए? अगर वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है यहाँ फैसले करने के लिए तो फिर आते ही ना लंदन जाके फैसले करेंगे पाकिस्तान के लिए। क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में ये तनकीद किसी हद तक जायज़ है, क्योंकि ये बैड ऑप्टिक्स हैं। क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और उसके साथ मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना हैं और बाकी काबीना मौजूद है और कोalition गवर्नमेंट है, और गिवन द फैक्ट के नवाज शरीफ डेफिनेटली उनको अदालत से सज़ा हुई है, बाकी नून लीग का अपना बयानिया है कि उनको गलत सज़ा दी गई है, एक वो सियासी इंतकाम था, उसको कते नज़र ये बैड ऑप्टिक्स है। लेकिन हो क्यों रहा है, उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, खास करके जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो इतने गंभीर हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब, आप कह लें कि बिल्कुल हर रोज़ जलसे रैलियां कर रहे हैं और उन्होंने धमकी भी दे रखी है कि वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। तो वो ये तमाम मामलात हैं जिसमें मेरे ख्याल में नून लीग की क़यादत को ये लगा कि ये ज़रूरी है कि एक मशावरत करनी चाहिए कि वे फॉरवर्ड है क्या, क्योंकि अब तकरीबन 1 माह हो चुका है इस गवर्नमेंट को आए हुए। तो ये भी सहन आती है विद इन नून लीग खास करके कि अगर इसी तरह से मामलात चलेंगे, दिन ब दिन मामलात मुआशी तौर पर ठीक नहीं होंगे तो उनको तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा अगले इलेक्शन में जाने से पहले। तमाम जो मलबा है, जो माजी की जो तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी रही, जो नाकामियां रही खास करके मुआशी मैदान में, उनके सर आ जाएंगी। तो करना क्या चाहिए? तो एक मौके पर तो जो मुझे जो नून लीग के कुछ लोगों से बात हुई तो शायद उनको ये लगता है कि इवन बड़े मियाँ साहब भी इस हक में हैं कि बेहतर है कि फिर हम इंतखाबात की तरफ चले जाएं। तो ये वो तमाम मामला था। और खास करके जो सबसे अहम इस वक्त मामला है, जो मेरी इत्तला है कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल और जो बाकी इकोनॉमिक टीम है, जो फ्यूल के ऊपर सब्सिडी है उसको वो इमीडिएटली विड्रॉ करने के हक में है। लेकिन छोटे मियाँ साहब पहले एतराज करते, शहबाज शरीफ साहब, लेकिन सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है इस वक्त वो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। उनके ख्याल में इस मौके पर ऐसा फैसला लेना यकीनी तौर पर वो एक ईंधन का काम देगा इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है। तो ये भी वो तमाम मामलात हैं आज, जैसे मरीम नवाज साहब ने भी कल एक जो स्टेटमेंट जारी किया जब पहली नशिस्त हुई कि आज इस मामले में जो भी हतमी फैसले हैं उनका बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। तो ये वो तमाम मामलात हैं कि इवन दो के बैड ऑप्टिक्स के बावजूद
जो PMLN की क़यादत है और वज़ीर आज़म है वो लंदन वहाँ पर गए। ठीक हो गया कामरान। ऑब्वियसली इस सारे विजिट के हवाले से लोगों में एक तशवीश तो थी कि एक प्राइम मिनिस्टर ने जाकर लंदन में बहुत सारी मुलाकातें, जो मरकजी क़यादत पहुंच गई है वहाँ पर, मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है वो तो एक तरफ, दूसरी जानिब हम अगर देखें तो ये जो मौशी अदम इस्तेहकाम हमें नज़र आ रहा है, पिछली हुकूमत पे ये इल्ज़ाम था या आप ये बेहतर तौर पर गाइड कर सकते हैं कि उन्होंने सख्त फैसले किए जिसकी वजह से बहुत सारी पब्लिक के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ें गई कि महंगाई बहुत ज़्यादा हुई, हमारी मौशी सूरत हाल बदतर हुई। लेकिन अभी इस हुकूमत के लिए भी तो उतने ही मौशी चैलेंजेस हैं, इनको भी उतने ही सख्त फैसले करने हैं जिसमें अभी करने में वो रिलक्टेंट नज़र आ रहे हैं और उस तरह से वो फैसले नहीं कर पा रहे। तो ये जो कन्फ्यूजन का मामला और इन सख्त फैसलों को लेने का मामला है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए 2018 में जब इमरान खान साहब आए थे और ये जब गवर्नमेंट आई है तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी हालात मुख्तलिफ हैं। मुआशी तौर पर यकीनन करंट अकाउंट का खसारा मौजूद था, बाकी चैलेंजेस अपनी जगह पे, लेकिन शायद जो सिचुएशन अभी है इतनी गंभीर सूरत हाल नहीं थी। और जो एक एटमॉस्फेयर था, जो एनवायरनमेंट था, वो बहुत फेवरेबल था इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिशन के बेशतर जो रहनुमा थे या तो वो जेल के अंदर थे या वो बिल्कुल इनइफेक्टिव थे। दूसरी तरफ तमाम इदारों की जो हिमायत है वो इमरान खान साहब को हासिल थी। मीडिया को कहा गया कि 6 महीने तक आप मुस्बत रिपोर्टिंग करें। फिर उनको जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब, UAE, चीन, उनकी तरफ से भी उनको इमदाद मिली। वो तो इमरान खान साहब की हुकूमत का अपनी एक आप कह लें कि नाअहली थी कि उन्होंने 9 महीने लगा दिए IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए। तो अभी जो मुआशी सूरत हाल है, ये आपको 3-3.5 साल के अंदर जो इस्लाहात, जो वादा, जो कमिटमेंट्स IMF के साथ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने किए थे, वो जब पूरे नहीं किए तो वो पायल अप होते होते अब सिचुएशन यहाँ पे आ गई है कि अब आपके दोस्त ममालिक भी ये कहते हैं कि आप पहले IMF के प्रोग्राम में जाएं, उनकी स्टैंप लगवाएं, क्योंकि हमें आपके ऊपर एतबार नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी का ये हाल है, तब हम आपको किसी किस्म की इमदाद देंगे। जो अभी सूरत हाल है, मुश्किल फैसलों की जो बात करें, मेरे ख्याल में जो सबसे मुश्किल फैसला है, जो इमरान खान साहब जाते जाते, बावजूद इसके कि उनको पता था कि IMF के साथ उन्होंने कमिटमेंट की थी कि जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ाते रहेंगे, उसके ऊपर जो पेट्रोलियम लेवी है वो 4 रुपए बढ़ाकर 30 रुपए तक जो मैक्सिमम लिमिट है वो लेके जाएंगे। उसके बावजूद उन्होंने जब कीमतों को मुंजमिद किया, क्योंकि उनको पता था कि शायद उनकी गवर्नमेंट अब नहीं रहेगी, तो आने वाली गवर्नमेंट जो है वो मुश्किलात का शिकार होगी। एग्जैक्टली यही हो रहा है कि अब वो मुश्किलात का शिकार है, वो फैसला लेंगे। अच्छा, कल बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस टॉक थी फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। उन्होंने कहा कि हम रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, लेकिन रिफॉर्म्स करते ही इलेक्शन में जरूर जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि हम फौरी इलेक्शन कराएं ताकि ये सिलेक्टेड दोबारा आ जाए। इसने पिछले 4 साल में क्या किया जो अब आके करेगा? अगर किसी पुराने नहीं करना है तो फिर हमें, अगर किसी नए ने करना है तो फिर हमें करने दें। इस तरह के अल्फाज उन्होंने कहा। ये जो बीच वाला एक फिनोमिनन है कि जी अगर सिलेक्टेड दोबारा अभी इलेक्शन हुए तो दोबारा आ जाएगा, इसका मतलब है कि अपोजिशन पार्टीज को भी यकीन है कि इमरान खान साहब अगर इलेक्शन में जाते हैं तो जीत जाएंगे, इसीलिए इलेक्शन नहीं करवा रही अपोजिशन पार्टी, हुकूमती जमातें इस वक्त, पीपल्स पार्टी नून लीग। आई थिंक इलेक्शन ना करवाने का जो या अर्ली इलेक्शन ना करवाने की जो बात है, उसकी वजह इमरान खान साहब का वापस आना नहीं है। मेरे ख्याल में ये जो कोalition गवर्नमेंट आई है, इन्हें भी पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं फौरी तौर पर और वो हल नहीं है, गिवन द फैक्ट कि आप, क्योंकि अभी फैसले जो करने हैं वो शायद जो अगर केयर टेकर गवर्नमेंट पे आप छोड़ देंगे, IMF का प्रोग्राम हो या बाकी मामलात हो, वो तो बिल्कुल ही फैसले नहीं ले पाएंगे। तो आप तसव्वुर करें कि अगर आज आपने जिक्र किया कि जो डॉलर की कीमत है वो रिकॉर्ड सतह पे चली गई है और खुदा ना खास्ता ये डॉलर फिर 250 से 300 पे चला जाए, IMF के साथ हमारी डील नहीं होती, तो इवन कि अगली गवर्नमेंट 2/3 मेजोरिटी लेकर के भी आ जाए, उनके लिए तो मजीद मुश्किलात होंगी। आसिफ अली जरदारी साहब ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के शुरू से एक मौक़िफ़ रहा है, वो जल्दी इलेक्शंस के हक में नहीं है। और मेरे ख्याल में लेकिन कामरान, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे बड़ी अहम बात ये है कि एक जानिब इस हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं है उस तरह के फैसले करने का, अपोजिशन बैठी भी नहीं है, वो सड़कों के ऊपर है, और दूसरी जानिब वक्त नहीं है अगर कोई लॉन्ग टर्म डिसीजंस लिए भी जाएं, पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, उन्होंने ऊपर जाना ही है। जब ये इतनी मुश्किल सूरत हाल है तो फिर लटकाने का मामला क्या फ़ायदा होगा? ना तो आपको मालूम है पाकिस्तान से कहीं से तेल निकल आएगा कि हम इस सूरत हाल को संभाल लें, ना ही अचानक से तमाम जमातें मुआशी एजेंडे पे सोचने लग जाएंगी कि नहीं मईशत बेहतर होनी चाहिए, हुकूमत बाद में कर लेंगे। आपको मालूम है यहाँ पे हर कोई सियासत कर रहा है, तो इस मामले का सोल्यूशन फिर आपको क्या नजर आता है? तो मामला गंभीर से गंभीर तर होता जाएगा आने वाले वक्त में।
और यही बुनियादी वजह है जिसकी वजह से जो शहबाज शरीफ साहब है और उनकी जो काबीना है, नून लीग की क़यादत है, वो लंदन में मौजूद है, क्योंकि यही सबसे बड़ा कंसर्न है कि अगर नून लीग का ख्याल है कि पाकिस्तान के अगर मफाद में है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो मुआशी है, उस पर फोकस करना है, लेकिन उनका ये भी ख्याल है कि फिर ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब को आप खुली छुट्टी दे दें, वो इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोल दें, वो हर रोज करप्शन क्रिएट करें। तो नून लीग की और बाकी जमातों की जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, उनकी ये तवक्को है कि जिस तरह हमें इजाजत नहीं थी, फ्री लाइसेंस उसका नहीं मिला, हमें तो जेलों में डाला गया, तो इमरान खान साहब को आखिर कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। तो ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर डिसाइड होगा। अगर नून लीग को और खास करके नवाज शरीफ को और उनकी क़यादत को लगता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई नहीं होगी या उन्हें रोका नहीं जाएगा जो डिस्ट्रप्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फिर ये मुमकिन है कि आप जाने और आपका काम जाने, ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। अच्छा, एक तरफ हम कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले भी करने हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब आपको बिल्कुल मौका भी न दे गवर्नमेंट चलाने का, तो ये चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। इसी वजह से ये लंदन में मशावरा। और दूसरी एक जहां पे इतनी हम मखदूश सूरत हाल इकोनॉमी की बता रहे हैं, वहां पे इमरान खान साहब जिनके साथ मैसिव पब्लिक सपोर्ट मौजूद है, अपने किसी जलसे के अंदर पाकिस्तान की मईशत के ऊपर कोई बात करते नजर नहीं आते। वो कोई सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं कि मैं ये पॉलिसी लेकर चल रहा था, देखे इसको डिसकंटिन्यू किया, इसकी वजह से ये हाल हुआ। उनकी तो एक गर्दान है चोर लुटेरा एहतसाब की और मुझे क्यों निकाला की, कोई हल नहीं दे रहे हैं और कोई ऐसी पॉलिसी भी नहीं बता रहे हैं कि मैं ये लेकर चल रहा था, जॉब नहीं चल रही, देखिए मईशत का क्या हाल हो गया। इमरान खान और पीटीआई की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस क्रंच सिचुएशन के अंदर जिसका शिकार पाकिस्तान बतौर मुल्क हो रहा है इस वक्त। कामरान साहब, मेरे ख्याल में ये उनका वीक पॉइंट है। एग्जैक्टली जो मुआशी मैदान में जो कुछ हुआ, अदरवाइज तो होना तो ये चाहिए था कि उनको अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर बजाय इसके कि वो मुबैना तौर पर हर दफा एक साजिश का जो राग अलापते हैं कि उसकी वजह से उनको निकाल दिया गया। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर वाकई जिस तरह से इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे, जिस तरह की हिमायत उनको तमाम इदारों की तरफ से मिली थी, सिर्फ सिंपल सा सवाल है कि अगर पाकिस्तान इतना अच्छा चल रहा होता, पाकिस्तान की मईशत इतनी जबरदस्त चल रही होती, तो मुझे लगता है कि आज भी इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म होते। तो वो इसलिए मईशत के ऊपर बात नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि मईशत के हवाले से उनकी गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी रही, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तो इसीलिए वो अपने जो सपोर्टर्स हैं, अपने जो वोटर्स हैं, उनको वही जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जो एक फेमस चीज है, और ये स्ट्रेंज बात भी नहीं है, आयरॉनिकली जो उनके सपोर्टर्स हैं वो ब्लाइंडली उन पर ट्रस्ट भी करते हैं, वो हकायक को नहीं देखते, वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि बिल्कुल खान साहब ठीक कह रहे हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच कामरान जी, उसका शुक्रिया कि आपने डिटेल एनालिसिस दिया। इस वक्त मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, इकॉनमी के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं और इस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होगी, लंदन में जो मुलाकात हुई है उसके हवाले से क्या फैसले सामने आएंगे, ये कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे हम बात तो करें। लंदन में जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरकज़ी क़यादत मौजूद है, अहम मुलाकात हो रही है। सियासी और मौशी सिमत और इलेक्शन से मुतल्लिक़ क्या फ़ैसले हो रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास साहब मौजूद है। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली ये इस मुलाकात के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही थी कि शहबाज शरीफ साहब और मरकज़ी क़यादत की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और काफ़ी अहम फ़ैसले मुतवक्के हैं। आप किस तरह से देखते हैं आप इस मुलाकात को, क्या फैसले होने जा रहे हैं? देखें, सिंपल सी बात है कि एक जो मुश्किल सिचुएशन मुल्क को है, वही हुक्मरान इत्तेहाद को भी, कि इक्तिसादी तौर पे कोई रास्ता नहीं बन रहा जब तक आप IMF के साथ डील नहीं कर लेते। तो उसके बाद ही सऊदी अरब, UAE, चाइना सब आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। और अगर 18 को UAE उनकी टीम आती है IMF की, तो आपसे उनका मुतालबा ये है कि पहले तो पेट्रोलियम के ऊपर जो कंसेशंस दी गई हैं, जो सब्सिडी दी जा रही है, वो वापस करें। तो जो अगर उसको मुकम्मल वापस करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक तूफान आएगा। आम आदमी अगर बराह रास्त हिट हो रहा है, चाहे वो मोटरसाइकिल चला रहा है, रक्षा चला रहा है और कार चला रहा है, लेकिन उसके साथ फिर महंगाई और बढ़ जाती है। उसको आप ज़रब देते हैं हर चीज से, डबल प्लस नहीं होती वो। ये इस वक्त इनके लिए सबसे बड़ा इशू है कि पॉलिटिकली जो काम इमरान खान साहब पौने 4 साल में बैड गवर्नेंस से इनके हवाले कर गए हैं और हुकूमत इन्होंने चुके ले लिया, तो जवाब दे अब यही। अब इन्हें सारी बातें करनी है, सारी समझ आनी है। और नवाज शरीफ चुके कायद हैं, तो उन्होंने इन्हें बुलाया कि भाई ठीक है, आप हुक्मरान तो बन गए, चीजें तो जरा समझाए ना कि क्या है। उधर साकदार भी बैठे हैं
और अमेरिका के साथ जो डील होनी है वो तभी होनी है कि सियासी तौर पे अमेरिका का IMF को मैसेज जाए। जब तक वो नहीं जाता, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि आप 720 ट्रिलियन का बजट लाएं जिसमें 300 अरब रुपए की नई टैक्सेशन हो। हाँ, अब अगर ये टैक्सेशन लाएं सिर्फ और सिर्फ अमीर आदमी पे डायरेक्ट, फिर तो गुजारा हो सकता है। अब अमीर तरीन आदमी हर पार्टी के अंदर डायरेक्ट मौजूद है, उनका इन्फ्लुएंस मौजूद है, उतारना उन्होंने आम पब्लिक पे ही होता है, लेकिन लगाने की हिम्मत चाहिए होती है और सब लोग 11 पार्टियों का इत्तेहाद है। इसीलिए रात जो प्रेस रिलीज जारी की गई, ये कहा गया कि जो आज ऐलान किया जाएगा, शायद नवाज शरीफ साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या जो भी होगा वो इत्तेहादी जमातों के साथ मशवरे से होगा। इत्तेहादी जमातों ने मशवरा इस गल आसिफ जरदारी ने तो खुल के कर दिया, और जो छोटी बलूचिस्तान से और इधर उधर से पार्टियां इकट्ठी की गई हैं वो आसिफ अली जरदारी के साथ है। नंबर 1 वो फौरन इलेक्शन नहीं चाह रहे। तो एक तो ये ऐलान हो जाएगा कि आज जो नैब के कवानीन में तरमीम के हवाले से है कि फौरी तौर पे काम किया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात, जो कवानीन बदलने, क्योंकि आईनी तरमीम की तो अभी अक्सरियत मौजूद नहीं, जब तक PTI के अरकान का फैसला नहीं होता, वो करने जा रहे हैं। और असल बात वहीं आती है कि पेट्रोलियम पे सब्सिडी इन्हें बरकरार रखनी पड़ेगी। अच्छा आमिर साहब, कल ख्वाजा आसिफ साहब का जो एक स्टेटमेंट वायरल हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमने छलांग लगाई है, हमें किसी ने धक्का नहीं दिया। आपको क्या लगता है अब इस सूरत हाल में, आप सूरत हाल देख के लगता है कि उन्होंने छलांग लगाई है या धक्का दिया किसी ने प्रेशर तो नहीं किया था ना, ये सब इमरान खान के खिलाफ थे। आपस में PDMA की सूरत में इकट्ठे थे, पीपल्स पार्टी अलग थी, ANP अलग थी, लेकिन इन सब का एजेंडा एक था कि इमरान खान डिलीवर नहीं कर पा रहे। जब ये सारे इकट्ठे हो गए और ये बात अब क्लियर होगी जो आसिफ जरदारी ने कही कि जी हाँ, फौज न्यूट्रल रह सकती है और हमने देख लिया है। और वही गिला इमरान खान साहब का है कि उनके लिए मैनेजमेंट जब उनके लोग करते थे कि MNA नाराज हैं, इत्तेहादी जमातें नाराज हैं, तो उनको डंडा डोली करके प्यार मोहब्बत से जैसे भी था बिठाया जाता था इमरान खान साहब के साथ। और अब इमरान खान उस फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं कि सारी जमातें मुझे ब्लैकमेल करती थी, MNAs ब्लैकमेल करते थे। गए तो वो इनके रवैये की वजह से हैं, परेशानी और टेंशन की वजह भी इमरान खान की यही थी कि इनको एस्टेब्लिशमेंट ने मैनेज क्यों नहीं करके दिया जैसे वो 2018 के इलेक्शन से पहले। लेकिन ये कल ये जो मुलाकात, ये जो लंदन विजिट है, आपको नहीं लगता कि इमरान खान के एजेंडे को एंडोर्स कर दिया है शहबाज शरीफ ने लंदन जाके? वो तो पहले कहते फिरते हैं कि जी फैसले बाहर होते हैं, वो लंदन में बैठा हुआ है कन्विक्टेड आदमी, वो फैसले करता है, यहाँ पे तो कल उन्होंने एंडोर्स कर दिया और एक और मौका दे दिया तहरीक इंसाफ को इनके खिलाफ बात करने का। 4.25 साल से इमरान खान साहब बराह रास्त वजीर आजम से कन्विक्टेड को क्यों नहीं लेके आए? ये जो एंजॉय करते रहे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर से बनी गाला आना है, PM हाउस आना है, ये सारी तवज्जो इन्होंने नैब पे लगाई। अगर इस मुल्क की इंतजामी गवर्नेंस पे लगाई होती तो इनके साथ ये ना होता। ये तो इनका एक आप कहें कि तुक्का लग गया है कि अवाम में इनका चूरन बिक गया अमरीकी साजिश का, और वो कितनी प्रोलॉन्ग होगी ये हम देखेंगे। इसके फर्क नहीं पड़ता, PMLN का अपना वोटर है, PTI ने अपने वोटर और सपोर्टर को जगाया जिसकी बुनियाद पे जलसे कर रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं। ये नहीं हो गया कि बाकी जमातों के वोटर सपोर्टर इनके साथ लग गए। PMLN को ये पता है कि कंधों पे जिम्मेदारी उनकी आई है, वजीर आजम इनका बना है, वजीर आला पंजाब इनका बना है, जवाबदेही इन्हें देनी है। तो इस वजह से ये सारी क़यादत वहां इकट्ठी हुई है कि उसका हल पॉलिटिकल इस्तेकाम के लिए तमाम तर कुव्वतों के साथ राब्ते करके और आलमी सतह पे भी इसी तरीके से करके कि अगर आप बेल आउट पैकेज नहीं देते हैं तो पाकिस्तान कैसे चलेगा? अगर कोई रास्ता नहीं बनेगा तो इलेक्शन तो है ही है, फिर अनाउंसमेंट होगी, लेकिन उससे पहले वो सारी चीजें इन्होंने करनी है कि जिससे क्रिस्टल क्लियर इलेक्शन की तरफ जा सके। अच्छा आमिर साहब, अभी जो शाहिद खान अब्बासी हैं, साग डार साहब हैं, उनके ख्वाजा आसिफ ने भी नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इलेक्शन का इंदिया दिया है। नए इलेक्शन से पहले ऑब्वियसली प्रेशर तो है, इमरान खान साहब भी जलसे जुलूस सारी मामलात कर रहे हैं कि इलेक्शन कराए जाए फौरी तौर पर। तो इस हवाले से नून लीग की क़यादत क्या सोच रही है? आपको लगता है जो आसिफ अली जरदारी साहब है उन्होंने तो कल स्टेटमेंट दी है कि हमने समझाया है नवाज शरीफ साहब को कि पहले इस्लाहात करें फिर इलेक्शन कराएं? देखिए, इस्लाहात पे तो कुछ टाइम नहीं लगना। अगर ये तय कर ले तो 1 हफ्ते में पार्लियामेंट के अंदर से कवानीन सेनेट और कौमी असेंबली से पास हो जाएंगे। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि वो लंबा काम हो जाए। असल इशू वही है कि मईशत का जवाब कौन दे। अगर टफ बजट आता है, आम आदमी की मुश्किल आसान नहीं होती, तो नून मुश्किल में जाएगी। पीपल्स पार्टी का देखें ना आप, हम सबको पता है वोटर और सपोर्टर अंदरूनी सिंध से वो लेके आते हैं, मुकाबले में कोई होता ही नहीं है। उनकी अपनी एक बैटल फील्ड है जहाँ पे उनको कमांड हासिल है, चाहे लोगों के पास सड़क है, गुर्बत है, एजुकेशन नहीं है, कुछ परवाह नहीं है इनको। और ना इन्होंने 14 साल में ये बात सीखी है कि कराची शहर, हैदराबाद शहर, सक्खर शहर, इनको कोई ये थोड़ी सी तरक्की दे दें। लोग जब यहाँ आते हैं
अब मोटरवे खुल गई है तो उनकी आंखें खुलती है कि ये हमारे साथ सिंध में हुआ क्या हुआ क्या है। ये परेशानी इन्हें सही कह आएगी। रहे हैं आप। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना PMLN ने अंदरूनी सिंध काम किया और ना इमरान खान साहब। सवाए ले दे कि एक जगह जहाँ पे शाह महमूद साहब के जो मुरीदैन रहते हैं वहां पे जाके एक आधा जलसा कर लिया। सिंध के लोग तो बहुत कसम कुर्सी की हालत में रह रहे हैं, इसके ऊपर तवज्जो। तो चले अब आखिर में आमिर साहब, आपने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और तर्ज हुकूमत को आइमत से बड़ा क्लोजली देखा है, बीइंग जर्नलिस्ट, और शहबाज शरीफ साहब को भी। क्या फैसले एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? ऐसा क्या है नवाज शरीफ साहब के पास जो शहबाज के पास नहीं, जो वो लेने गए हैं वहां से? क्या होगा? देखिए शहबाज शरीफ एक इंतजामी मैनेजमेंट के आप कह लें कि बेहतरीन माहिर हैं, और नवाज शरीफ के पास वो सब कुछ है जो वोट है और वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है जो मरियम नवाज को शिफ्ट हुई है। मरियम नवाज आपको और बहुत ज्यादा आगे आते हुए नजर आएगी जलसों जुलूसों में, कि उनको ना रोका जाए। PMLN का पॉलिटिकल नैरेटिव उनके जरिए जाएगा, आप हुकूमत चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। मरियम नवाज को अब आगे आना है, उसे लेके आना है, उनके केसेस के ऊपर तवज्जो होगी कि भाई ये केसेस मैनेजमेंट के साथ कराए गए थे, इनको हल करवाएं। अब नैब जैसे जवाब, आज मरियम नवाज का केस लगा, आज फिर नैब जवाब नहीं दे रहा। नवंबर से लेके जब से हाईकोर्ट के जज ने एक सवाल किया है कि आप साबित करें कि मरियम नवाज लंदन फ्लैट्स की ओनर है तो हम इनसे मनी ट्रेल पूछ लेंगे। नैब उस दिन के बाद से गायब है। हुकूमत को आए हुए तो 1 महीना हुआ है ना। तो चेयरमैन नैब तो उछल और कूद रहे थे सारे के सारे लेके कि जी वो साहब अदालत ने सजा दी है। हाई कोर्ट के जज का सिर्फ एक सवाल ये आज तक जवाब नहीं दे सके, इसके ऊपर ही सारी तो आमिर भाई ये समझे हम कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पॉलिटिकल मैनेजमेंट के हवाले से ज़्यादा कंसर्न है कि वो कैसे और उसी के लिए गए हैं। चले इस पे इन डिटेल इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमारे साथ आप मौजूद थे। अपना तबसरा और तज्जिया हमारे सामने आमिर इलियास राना साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद रख रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नर्सेस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नर्सिंग के मुकद्दस पेशे की बुनियाद एक इतालवी खातून फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सन 1860 में रखी थी और फ्लोरेंस ने अपने वालिदैन की मुखालफत और इस वक्त माशरे में इस पेशे को बाइज्जत ना समझे जाने के बावजूद इस पेशे में महारत हासिल की। नर्सेस का आलमी दिन इसी अजीम खातून को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। बिल्कुल, हम अगर कोरोना वायरस की बात करें या किसी भी ऐसी बीमारी की या डिजीज़ की बात करें तो नर्सों ने अपनी अहमियत का एहसास दिलाया है। जिस तरह उन्होंने कोरोना के दौरान खुद सामने आई, अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाई, दूसरों की जान बचाई, हम तमाम नर्सेस को चाहे वो जिस भी कैपेसिटी में जिस भी जगह पे खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, हम उन्हें खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। और आपकी जो खिदमात हैं, आपका जो पेशा ही अम्बिया का पेशा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आपकी खिदमात लाजवाब हैं, ज़बरदस्त हैं। सलामत रहिए और ऐसे ही सर्व करते रहिए इंसानियत को। इसी नोट के ऊपर हमने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और आपके लिए शामिल करेंगे। तो बात करते हैं मुमताज़ अदीब और अजीम मज़ाहिया शायर सैयद ज़मीर हुसैन जाफरी की, जिनको हमसे बिछड़े 23 बरस बीत गए हैं। उनकी किताबें, तसानीफ़ जो भी हैं वो आज भी ज़िंदा हैं। सैयद ज़मीर जाफरी, उनका असल नाम ज़मीर हुसैन शाह था। वो 1 जनवरी 1916 को एक मुअज़्ज़िज़ सादात घराने में पैदा हुए। उनका ख़ानदान इल्म और अदब के हवाले से पूरे इलाके में मुनफरिद और मुमताज़ हैसियत रखता है। इब्तदाई उम्र से ही उनकी शगुफ्ता मिजाजी की धूम थी। हाजिर जवाबी और गुलफिशानी उनकी जो गुफ्तार है उनके इम्तियाजी और साफ में शामिल था। सैयद ज़मीर जाफरी की तसानीफ़ की तादाद 50 के करीब है। उनका कलाम हर सतह पर निसाब में शामिल है। दुनिया भर की जामियात में उनकी शख्सियत और फ़न पर आलिमाना तहकीकी काम का सिलसिला भी जारी है। ज़मीर जाफरी 12 मई 1999 को दुनिया से रुखसत हो गए थे, मगर यकीनी तौर पर वो लोग जो तमाम उम्र खुशबुएं बखेरते हैं, मोहब्बतें तकसीम करने में मशगूल रहते हैं, क्यों कर मर सकते हैं, अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। जिक्र करें हम सैयद ज़मीर हुसैन जाफरी का, और ये जो मुशायरे का क्लिप हम दिखा रहे थे, इसमें जैसे अतर जेदी साहब हमें नज़र आ रहे थे, कुछ ऐसे शोरा तकरीबन अब ख़त्म ही हो गए हैं, इससे भी जितने लेजेंड्स हैं। तो बड़ा अफसोस भी होता है, इतनी बड़ी शख्सियात नहीं रही हमारे दरमियान। लेकिन दूसरी जानिब जब हम इनकी तसानीफ़ देखते हैं, इनकी खिदमात देखते हैं, तो एज़ ऑफ सेट के खुशबू की तरह हमारे मुआशरे में मौजूद हैं और हमारे लिए बहुत सारी हर शोबे में रहनुमाई मौजूद है इन शख्सियात की सूरत में। तो हमें ज़रूर इनको पढ़ना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, और हम जहाँ तक इनको याद करने का सिलसिला है वो तो बज़रिया स्क्रीन वो तो हम जारी रखते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि इन शख्सियात को हम याद करें। सैयद ज़मीर जाफरी को हम याद कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के सेकंड हाफ में आपको खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर से। बहुत कुछ होता है दूसरे आवर में भी हमारे पास, जिसमें हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन स्टार्ट में दूसरे घंटे में हमारे पास क्या क्या है आपको दिखाते हैं आज की हेडलाइंस। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान। शहरी बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकले, माहिरीन सेहत की हिदायत। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में अफेरा फैज बताएंगी अलहमरा आर्ट काउंसिल में सजे लिटरेरी फेस्टिवल के बारे में। आज सेगमेंट सफर अशरत में बात होगी हुस्न बेमिसाल वादी गिजर के बारे में। जी, तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा हाफ होने वाला है हमारा, ये थोड़ा सा लाइट होगा। नो हार्डकोर न्यूज़, विल कीप यू इन्फॉर्म्ड एंड एंटरटेन एज वेल। अच्छा, सफ़र शर्त में आज बड़ा ज़बरदस्त कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन फिल वक्त हमारे पास मेरा पाकिस्तान है, जिसमें अफेरा फैज़ अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सजे लिटरेरी फेस्टिवल में गई हैं। उसका अहवाल आपको दिखा रही है। बड़ा रंगारंग फेस्टिवल था। ज़रा देखिए आज का मेरा पाकिस्तान। People are very engaged. I'm so excited to be here. लट्ठे दी चादर उत्ते से लेटी रंग माया। यूथ की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होनी चाहिए इन फेस्टिवल्स में। खाना दिखान पर आने कोई गरीब तैयार नहीं। ये बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलहमरा हॉल में, जहाँ पर सजा है लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का मेला, जिसमें हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की सकाफत के रंग और अदबी बैठक में भी बैठेंगे। और इसके अलावा हम आपको मारूफ इल्मी, अदबी और फ़न की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से भी मिलवाएंगे। तो देर किस बात की, आइए। So what's your opinion about the people of Pakistan and Lahore? Very positive. It's a very enthusiastic audience. It's a packed house in there, and people are very engaged and intrigued and want to learn as much as they can about their own past, but also international Okay. developments. Sir, tell me, how do you find the city of Lahore, about their culture and heritage? It's quite beautiful. अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। सर, अभी आपने अंदर लेक्चर सुने, क्या कहेंगे लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के हवाले से? देखिए जी, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल माशाल्लाह अब तो एक लैंडमार्क बन चुका है लाहौर का। हर साल होता है, पिछले 2 साल नहीं हो सका बिकॉज ऑफ कोविड। खुशी हुई है कि दोबारा से न सिर्फ ये रिज्यूम हुआ है, बल्कि अपने ओरिजिनल जो इसका ग्रैंडोर था, जिसमें कि बाहर से लोग आते थे, उसके साथ ये शुरू हुआ है। इसमें बाहर के मुल्कों से लोगों की शमूलियत इस बात की अक्कासी है और इस बात की टेस्टिमनी है कि ये बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है। सर, लाहौर को अगर सकाफत के लिहाज से देखें तो लाहौर कहाँ पे स्टैंड करता है दुनिया में? लाहौर इस वक्त दुनिया की जो हमारा इंटरनेशनल सिटीज़ ऑफ नेटवर्क है, जिसमें कि लिटरेरी सिटीज़ का शुमार होता है, उसमें शामिल है। इस फेस्टिवल के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कैसा तासुर पैदा हो रहा है? देखिए जी, ऑब्वियसली इस तरह के इवेंट्स करवा के पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में प्रमोट करने का हमें मौका मिलता है। हमारे पास नेगेटिव चीज़ें भी बहुत हैं जिनको लोग देख के पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की कोशिश करते हैं, बट एट द सेम टाइम हमारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको कोई प्रमोट नहीं करता। बिल्कुल। तो हमें इसी तरह के इवेंट्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि पाकिस्तान का जो सॉफ्टर साइड है वो क्या है। हमारे पास यहाँ पे औरतें किस तरह रहती हैं, किस तरह से पार्टिसिपेट करती हैं इस तरह के इवेंट्स में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शान से। अच्छा शान से, मुझे ये बताओ कितने अरसे से ये बजा रही हो? जी, मुझे 5-6 साल हो गए। चले जी, थोड़ा सा सुनाए हमें। मैम, मुझे ये बताएगा कि इस तरह के फेस्टिवल से क्या किताबों की खरीदो फरोख्त में भी इजाफा होता है? मेरा ख्याल है कि कुछ हद तक होता है। अच्छा। इसलिए कि लोग आते हैं, चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं,
फिर उससे एक वो जो बात है ना कि क्यूरियोसिटी वाली बात कि अच्छा तो इनके बारे में ज़रा और कहाँ से मालूम करें, और फिर जाके किताबों की दुकानों पे भी जाते हैं, जाके और किताबों की दुकानें देखते हैं और मेरा ख्याल है फ़र्क पड़ता है। जोहा, मुझे ये बताओ कि आज जब आप लिटरेरी फेस्टिवल पे आई हो तो क्या सोच के आई थी? किसी अदबी सेशन में जाना था या किसी म्यूजिकल सेशन में? अदबी सेशन में जाना था बिल्कुल। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे डिप्लोमेट्स आए थे यहाँ पे, उनको सुनने के लिए आए थे हम। मिस करते हो जब इस तरह के फेस्टिवल होते हैं लेकिन यूथ की पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है? यूथ की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होनी चाहिए इन फेस्टिवल्स में, क्योंकि यूथ ही हमारा फ्यूचर है इस मुल्क का। और यूथ को एक ऐसा टाइम आ गया है जब यूथ जो है ना बहुत कल्चर से अलग हो चुके हैं वे, तो वी नीड टू टेक देम बैक टू द कल्चर, वी नीड टू टेक देम बैक टू द पाकिस्तानी कल्चर। Share your thoughts regarding this literature festival. Well, I'm so excited to be here. It just seems like such an amazing mix of people and subjects, and I'm really honored to have been invited. What's your thought about Pakistan and its people? I've had an amazing time so far. I've been here for about a day and a half. I went to see the old city this morning. Okay. And I love it. Everyone has been so welcoming and hospitable. सर मुझे ये बताएं, लिटरेरी फेस्टिवल आज जी। हो रहा है तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जी आर्ट और अदब की बात है, जो डिस्कशन हो रही है वो आर्ट पे हो रही है, अदब पे हो रही है, शायरी पे हो रही है। जैसे इकबाल कहते हैं कि नहीं तेरा नशमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद में, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। ऐसी चीज़ें जब होती हैं, बच्चे सुनते हैं, बड़े सुनते हैं, जो इतने नहीं भी पढ़े लिखे, जब वो डिस्कशन सुनते हैं पोइट्री तो वो आगे को निकलते हैं। तो इतनी बड़ा अदब और कल्चर आर्ट का ये डिपार्टमेंट है, यहाँ से जो कुछ लेके जाएगा उसका फ़ायदा तो होगा, जैसे हमें भी हुआ। सर जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान के कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जी जी। तो कुछ कल्चरल साथ सुना दें। खाना दे खान परौने, कोई गरीब तैयार नहीं। रज के खेड़ा खेड ले बंदिया, ए वेला फिर नहीं लबना। रज के खेड़ा खेड ले बंदिया, ए वेला फिर नहीं लबना। खाली आए खाली जावे, सुनदा नहीं ती पुकार नहीं। रोहेल क्या सुनाने वाले हैं आज हमें? लट्ठे दी चादर उत्ते से लेटी रंग माया, आबो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया। ओ तेरी माँ ने पकाया रोटियां, ओ समंगी ते पै गया सोटियां। लट्ठे दी चादर उत्ते से लेटी रंग माया, आबो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एक रिक्शा मौजूद है जो भरा हुआ है सवारियों से, तो इनसे हम बात करते हैं कि इनको लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल पर आकर कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे किस सेशन के लिए आए थे? अदबी सेशन के लिए? हम यहाँ लिटरेरी के लिए आए थे। आप यहाँ पे किस सेशन के लिए आए थे? ये लिटरेरी फेस्टिवल के लिए, मतलब इंग्लिश लिटरेचर के लिए आए थे हम। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का मेरा पाकिस्तान। हम आए थे लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में, जहां पर आप लोगों ने देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बल्कि बाहर से आने वालों ने भी पाकिस्तान के कल्चर और सकाफत के ऊपर बात की। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये शो पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक। पेसो आगे बढ़े और शहबाज स्पीड के दौरे हुकूमत की बात करें तो डॉलर की स्पीड बेकाबू हो गई है। ये स्पीड नुकसानदेह हद तक ज़्यादा हो रही है। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे डॉलर है। पाकिस्तान में इस वक्त $1 192 रुपये तक पहुंच गया है। दूसरी जानब स्टॉक मार्केट में जो गुज़िश्ता 2 दिन है इनसे मुसलसल मंदी जारी है और गुज़िश्ता रोज़ भी जो 100 इंडेक्स है इसमें 838 पॉइंट्स की कमी हुई और ये 100 इंडेक्स 42,600 की सतह पर आ गया है। आज भी सूरत हाल कुछ खास अच्छी नहीं है। स्टॉक मार्केट की क्या हाल है, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। काशिफ, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। काशिफ, ओवरऑल डॉलर के हवाले से तो काबू में नहीं आ रही सिचुएशन, लेकिन स्टॉक मार्केट का क्या हालात हैं, क्या अपडेट्स हैं, आज दिन का आगाज कैसे हुआ? जी बिल्कुल, आज दिन का आगाज़ जो जब से ईद की तातीलात के बाद जो सेशन शुरू हुआ है, पीर के रोज़ शदीद मंदी हुई, 1450 पॉइंट से करीब मार्केट गिरी। उसके बाद मंगल को पॉजिटिव रही, लेकिन बुध को एक मरतबा फिर एक बड़ी मंदी की लहर रोनुमा हुई, जिसके बाद तकरीबन 2 रोज़ में 2000 पॉइंट तक मार्केट गिरी। इस वक्त भी मंदी का रुझान मुकम्मल तौर पर मार्केट में गालिब है। 400 साढ़े 400 पॉइंट्स मार्केट गिर चुकी है। इस तरह अगर 3 सेशन में देखा जाए तो 2500 पॉइंट्स के लगभग मार्केट गिरी है। पाकिस्तान की मईशत में जब भी कोई अच्छी या बुरी खबर होती है उसके असरात फौरी तौर पर स्टॉक मार्केट पर मुरतब होते हैं। इस वक्त जब से नई हुकूमत बनी है, माशी मंजरनामा पेचीदा तर होता चला जा रहा है। कोई बेल आउट यानी जिसे कहते हैं कि कोई उम्मीद बर नहीं आ रही और इसी सूरत हाल के अंदर जो सरमायाकार हैं वो खदशात से दो चार हैं। जो बुनियादी मसला हमारा वो जारी खाते का खसारा है, जो कि हमें बैरूनी अदायगियाँ करनी है। ज़र मुबादला के ऊपर, ज़खायर के ऊपर हमारा दबाव बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी रिफ्लेक्शन रुपए की कदर पर आ रही है। आज भी जब सेशन शुरू हुआ, इंटर बैंक में लगभग ₹1 जो डॉलर है मजीद महंगा हो गया। 191 रुपये पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है इंटर बैंक में। कल ₹1.34 का इजाफा हुआ था 191 रुपये का, तो आज लगभग 192 रुपये इंटर बैंक में आ चुका है। कल ₹2.5 ओपन मार्केट के अंदर डॉलर महंगा हुआ था, 192 रुपये में तारीख की बुलंद तरीन सतह है। आज भी ये रुझान बरकरार है और यही सरमायाकारों की तशवीश का सबब बन रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर बैरूनी अदायगियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही हैं। अगर देखा जाए तो फरवरी से लेकर अब तक तकरीबन 2.5 माह के दौरान हमारे ज़खायर $6 अरब कम हो चुके हैं। इस वक्त सरकारी ज़र मुबादला के ज़खायर $10.5 अरब पर खड़े हुए हैं। किसी भी मुल्क और मईशत के लिए ज़रूरी है कि अपनी 3 माह की दरामदात के लिए इम्पोर्ट बिल के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर रखे, लेकिन हमारे ज़खायर सिर्फ 1.5 माह की इम्पोर्ट बिल को पूरा कर सकते हैं। ये तमाम माशी खदशात हैं जो सरमायाकारों के डिसीजन मेकिंग के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो कि एक बैरोमीटर है, एक हमारा इशारिया है जो कि सरमायाकारों के हुकूमत और माशी पॉलिसियों के ऊपर एतमाद को या अदम एतमाद को जाहिर करता है, जिसकी सूरत हाल की अक्कासी इस कारोबारी सेशन में इस हफ्ते के अंदर हो रही है। तकरीबन 2500 के करीब इंडेक्स गिर चुका है। सरमायाकारों से जब हमारी बात हुई, उनके खदशात यही हैं कि जब तक IMF का बेल आउट पैकेज उसकी सिमत मुतय्यन ना हो जाए, आया हुकूमत इजाफी लाइफ लाइन्स IMF से ले सकेगी, उसका हजम उसका दौरान। अच्छा काशिफ, ये जो आपने डॉलर प्राइस की बात की, ये मुसलसल ऊपर तो जा रहा है, इसमें एक तो स्पेकुलेशंस का बड़ा रोल है जो वक्त के साथ होती हैं। आते ही जब शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली थी तो इनकी फाइनेंशियल टीम ने मुतनब्बे किया था उन लोगों को जो कि डॉलर्स मार्केट से उठा रहे हैं, चूँकि ओबियसली मार्केट के अंदर डॉलर शॉर्ट है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है और प्राइस मुसलसल ऊपर जा रही है। तो उसको थोड़ा सा एक एज मिला था। शायद कुछ लोगों को लगा था कि हमें मार्केट में डॉलर्स थ्रो कर देने चाहिए कि कहीं डॉलर मजीद कम ना हो जाए, और जिन लोगों ने फॉर द सेक ऑफ अर्निंग इसको स्टॉक किया हुआ है उनको नुकसान का खदशा था, लेकिन वो ट्रेंड ज़्यादा चला नहीं। अभी भी जो एक जिसे कहा जाता है बेरिश ट्रेंड जारी है मार्केट के अंदर, इट्स स्टिल डाउनवर्ड्स। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई पॉलिसी सामने आ रही है, और क्या जब तक ये सियासी सूरत हाल इसी तरीके से चलती है हम ये कह सकते हैं कि ये स्पेकुलेटिव मार्केट ऐसे ही चलेगी और डॉलर मजीद ऊपर जा सकता है, जो कि हवा देगा उन अजान को जो कि मजीद डॉलर खींचना चाहते हैं मार्केट से? देखिए, जो अवामी सतह पर जो डॉलर का लेन देन होता है, जो कि ओपन मार्केट से लोग खरीदते हैं, उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान काफ़ी हद तक रेगुलेट कर चुका है। एक्सचेंज कंपनियों के लिए बड़े सख्त कवानीन बन चुके हैं। आप और मैं अगर सिर्फ $500 खरीदने इस वक्त किसी एक्सचेंज कंपनी में जाएंगे तो वहाँ हमें अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी और हमें बताना पड़ेगा ये डॉलर हम क्यों खरीदें। तो ओपन मार्केट से डॉलर आम आदमियों की रसाई तो नहीं रही। इसके लिए हो सकता है कि जो बड़े सरमाएदार हैं, जिनके पास सरमाया मौजूद है, जब वो देख रहे हैं कि रुपया ज़वाल पजीर है, तो क्यों ना अपने पैसे और
सरमाए को एक ऐसी करेंसी, एक ऐसी कमोडिटी के अंदर महफूज करें जहाँ उसके ऊपर जो रुपए की कदर की कमी के असरात कम हो सके। तो हो सकता है कि ब्लैक मार्केट में या किसी जगह डॉलर की लेन देन रेल पे ज़्यादा हो चुकी हो, लेकिन अब तक जो अथॉरिटीज़ हैं, ख़ासतौर पर FI है, इसकी अब तक कोई कार्रवाई मुल्क में नहीं नज़र आई। ना ही जो फॉरेक्स डीलर्स हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान सामने आया कि पाकिस्तान से डॉलर का इनखला हो रहा है। तो सूरत हाल जो खदशात हैं सरमायाकारों के अंदर वो ज़्यादा गालिब है। सियासी मंजरनामे पर कल एक बड़ी पेशरफ्त हुई जिसकी उम्मीद थी कि आज उसके हमारे स्टॉक मार्केट पर असर नज़र आएंगे, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे। जिस तरह के कल जो हुकूमती अरकान ने कहा कि नवंबर से पहले इलेक्शन हो सकते हैं, दो अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म हो जाएं। तो ये जो इस वक्त इतनी हमारी ऑलमोस्ट जो मेजर कैबिनेट मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जो लंदन में मौजूद हैं और डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को, कुछ अहम डिसीजंस भी आ सकते हैं, इसको मार्केट कैसे देख रही है या इन्वेस्टर्स कैसे देख रहे हैं? क्या अगर लंदन से कोई ऐसी खबर आती है तो उसका कोई इम्पैक्ट होगा काशिफ मार्केट पे? जी बिल्कुल, जो बड़े सरमायाकार हैं ख़ासतौर पे जो नून लीग की हुकूमत के आने के बाद कुछ पुरुमीद नज़र आते हैं, उनका यही कहना है कि इस वक्त हुकूमत में तमाम जो जमातें शामिल हैं वो अपनी हद तक इम्कान कोशिश कर रही हैं कि बैरूनी ज़राए से दोस्त ममालिक से ज़्यादा मदद हासिल की जा सके पाकिस्तान को इस बुरान से निकालने के लिए। लेकिन जो पाकिस्तान को बॉन्ड भी फ्लोट करना था वो भी, यूरो बॉन्ड भी इस वक्त ताख़िर का शिकार है सब, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं, दोस्त हैं, वो IMF के साथ पाकिस्तान के इस प्रोग्राम के सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान की IMF के साथ मुज़ाकरात होते हैं, पाकिस्तान को IMF की तरफ से सिग्नल मिलता है, तो हो सकता है ये जो बुरान है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। इंडियन काशिफ, ओवरऑल आप मार्केट में चूंकि आप इस वक्त मौजूद हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ट्रेंड क्या देख रहे हैं? ज़्यादा वैसे तो हमने ओवरऑल कहा कि मार्केट मंदी का शिकार है, डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, बेयरिश है, लेकिन क्या कोई ऐसा शोबा भी है जिसमें कुछ बेहतरी भी हमें नज़र आ रही है एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि इसमें कुछ बेहतर खबरें आएंगी आने वाले दिनों में? देखिए, अब तक जो हमारी आज ट्रेडिंग हॉल में मौजूद और ब्रोकर से बात हुई है, उन सब की निगाहें जो हैं वो मुंतज़िर हैं 18 मई के ऊपर, जब IMF के साथ दोहा में राउंड्स होंगे। गवर्नमेंट अपना माशी प्लान पेश करेगी, IMF उससे इत्तेफाक करता है। जो सब्सिडीज़ हम दे रहे हैं लगभग 300 अरब रुपए माहाना की पेट्रोल के ऊपर, इसके अलावा बिजली के ऊपर, अगर ये सब्सिडी IMF इस पर एग्री करता है कि आवाम को हुकूमत ये रिलीफ दे सकती है और उसके लिए हमारे पास माशी वसाइल मौजूद है, तब तो इस हुकूमत की मुश्किलात कुछ कम होंगी और सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। लेकिन अगर IMF से बातचीत इस रुख पर नहीं गई और आवाम को दी जाने वाली सब्सिडी हमें कट करनी पड़ी, IMF के साथ हमारे जो कर्जों का जो इसका हजम है वो नहीं बढ़ा, दौरानिया नहीं बढ़ा, कुछ खास मराहत अगर हम। और इंडियन काशिफ, सोने की प्राइस के हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको? आज बढ़ा है, कम हुआ है, कुछ पता? गोल्ड प्राइस जी, क्योंकि इस वक्त क्योंकि ट्रेडिंग जारी है, और जी हाँ इस वक्त क्योंकि ट्रेडिंग जारी है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो पाकिस्तान में भी उसके असरात नज़र आ रहे हैं। सोना काफ़ी अरसे पहले आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर जा चुका है। इस वक्त हम सिर्फ वो आदाद शुमार पेश करते हैं कि आज सोने की कीमत ये हो गई, लेकिन जब हम गोल्ड मार्केट में जाते हैं, सुनारों के पास जाते हैं, तो लोग हाथ पर हाथ धरे दिखाई देते हैं। ये वो सीज़न है जिस वक्त सुनारों की दुकानों पर ग्राहकों का रश होता था, शादी ब्याह होती थी, लेकिन मोस्टली जो ख़रीदार आ रहे हैं वो या तो अपने पुराने जो आबाओ अजदाद के जो जेवरात हैं वो तोड़ के नए बनवाते नजर आ रहे हैं, या मामूली सी कोई खरीदारी जेवरात पे भी लोग ज्यादा शिफ्ट कर गए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल की जो हमारे पास अपडेट है ऑन आवर न्यूज़पेपर एक्सप्रेस, डेली एक्सप्रेस, इस पे 1,35,700 रुपए फी तोला, जो कि हिस्टोरिक हाई है, सबसे ज्यादा अब तक तारीख में सोने की फी तोला कीमत है। खैर, काशिफ हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे, कल भी स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार थी, आज भी मंदी का शिकार है, कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, बट काशिफ सेट के 18 मई पे सबकी नजरें हैं कि हमारे IMF के साथ जो मुज़ाकरात होने उसका क्या नतीजा आता है, उसके बाद शायद कुछ बेहतर ट्रेंड आए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो। ये ट्रैक का सफर आगे जारी है। अब यहाँ पे आवाज आप चेक कीजिए, क्या आला, मेरा ख्याल है यहाँ पे बहुत अच्छी वॉइस ओवर्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो सकती हैं। जी जनाब, आपको खुश आमदीद कहेंगे। जो आपने अभी विजुअल्स देखे हैं तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। सफ़र शर्त को जो ब्रेक लगी थी वो ब्रेक अब दोबारा से उसने स्पीड पकड़ ली है, दोबारा से वो गाड़ी चल पड़ी है। हमारा नया सीज़न आ रहा है जिसमें वक़ार अहमद मलिक, आपको पता है, हमें सफ़र कराते हैं
नहीं, सही वाला सफ़र कराते हैं, उर्दू वाला और वो हमें लेके जाते हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती को दिखाते हैं, और जिस अंदाज में दिखाते हैं, इसके विजुअल्स आपने देखे तो अभी इस नए सीजन के आगाज वादी ग़िज़र की जानिब आपको लेकर जाएंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा, मैं एक बात इस सेगमेंट के, इस सीजन के शुरू होने से पहले कह दूं कि ये जो आपको कैमरा दिखा रहा है ये उस खूबसूरती का शायद 5-10% भी नहीं है। कैमरा इंसाफ नहीं करता इन विजुअल्स के साथ। वकार अहमद मलिक हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, और जितना इनकी आंखों ने नॉर्दर्न एरियाज़ को देखा और जिस जावियों से देखा है शायद कम पाकिस्तानियों ने देखा होगा। तो मैं, मेरी बात से मुत्तफ़िक़ हैं आप? जी बिल्कुल ऐसी है, और आपकी इस बात से भी मुत्तफ़िक़ हूँ कि कैमरा जो है वो इंसाफ नहीं करता। उसकी वजह ये है कि एक तो वो स्केल बहुत बड़ा है, वो स्केल आप जिस तरह मर्जी कर ले, यानी आप इलाका पोशी को कैसे दिखा सकते हैं कैमरे पे, उसका जो स्केल है, उसका जो हुजम है। फिर जो हवा ठंडी चल रही होती है वो भी कैमरे से, टीवी से बाहर नहीं आ सकती कि आपको आइडिया हो कि वो क्या है। फिर जो फूलों की जो खुशबू है वो भी बाहर नहीं आ सकती। इस तरह की बहुत सारी लिमिटेशन है। तो कैसा रहा ये वाला? बहुत अच्छा, बहुत आला। बल्कि ग़िज़र जो है, मुझे आइडिया हुआ कि बेसिकली अगर आपने पानियों की जल तरंग सुननी है, आपने रंगीन पानी देखना है, मतलब ये रंगीन पानियों की सरजमीन है ना। आप गए हुए हैं, आपको तो मालूम है कि फंडर और वो जितना भी है मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो रंगीन पानी है। तो रंगीन पानियों की सरजमीन है, पानियों की जल तरंग आपने सुननी है, आपने ट्राउट इतनी खानी है कि आपका दिल भर जाए। तो भी, और इसके अलावा अगर आपने बड़े दरख्त देखने हैं, क्योंकि जनरली गिलगित बल्तिस्तान में मतलब जो फ्रूट ट्रीज़ हैं ये वो तो इतने, यहाँ पे जो अखरोट का दरख्त है वो बहुत बड़ा है और बहुत ही जिसको कहते हैं कि खूबसूरत नज़र आता है। तो अगर आपने बड़े दरख्त देखते हैं, अगर आपने पानियों, क्योंकि पानी हमारे यहाँ पाकिस्तान में है वैसे भी आपको पता है कम है, तो जिसको हमारे बच्चे और हमारी जो फैमिलीज़ हैं उसको पसंद करती हैं। फिर इसकी जो सबसे खूबसूरती है कि आप अपनी फैमिली के साथ कि पूरी ग़िज़र वैली में जा सकते हैं, सुकून है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और इसके अलावा ये है कि जो लैंडस्केप है, जो आबशारें हैं बहुत ज़्यादा है। मतलब फिर अगेन जो सबसे जो अमेजिंग मुझे चीज़ नज़र आई कि जैसे ही आप गिलगित से आगे जाते हैं तो आपके जो बिल्कुल पैरेलल आ जाता है दरिया, दरिया पैरेलल ही चलता है। दूसरा ये, क्योंकि आप स्कर्दू साइड पे जाते हैं या हुंजा वाली साइड पे जाते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है, तो दरिया काफ़ी फासले पे या नीचे रहता है, यहाँ पे बिल्कुल साथ आ जाता है। तो ये भी एक बड़ी अच्छा, गिलगित ने मुझे अपने टेम्परेचर को लेके थोड़ा सरप्राइज किया था, गर्म था एज कम्पेयर टू जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि आई वाज अ न्यू कमर देयर। तो आप तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि आपका वास्ता रहता है, लगा रहता है आपका, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या आगे ग़िज़र वगैरह में बेहतर हो जाता है? ग़िज़र तो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त हो जाता है, लेकिन एक्चुअली ये पहाड़ हैं यहाँ पे, यूँ समझिए कि UV अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो आपको डायरेक्ट लगती है। तो वो जब धूप होगी, बहुत तेज धूप होगी और वो आपकी इवन स्किन को जला देती है, लेकिन अदरवाइज आप छांव पे बैठ जाए। गिलगित क्योंकि उसका इतना एल्टीट्यूड नहीं है, लेकिन इवन देन गिलगित मेरा मतलब आप अगर साए में बैठे हुए हैं तो अच्छा, एक प्लेजेंट वेदर है। अच्छा वकार भाई, इस सीजन में हमें क्या क्या इंटरेस्टिंग, कौन सी जगहों पे आप लेके जाएंगे, किस तरह से आपने लोगों से, आपके जो कह ले इन सफ़र शत के सेगमेंट की खास बात ये होती है कि आप लोगों से इंटरेक्शन जिस तरह से वहाँ करते हैं आम लोगों से, और वहाँ की जो मकामी लोग हैं उनके जिस तरह की फीलिंग्स होती हैं उसको आप हमारे से शेयर करते हैं, तो उस हवाले से भी बताएं। देखिए, अब आप मुझे वहाँ पे जाके दोस्तों से और फिर वहाँ पे काफ़ी यानी रहने के बाद, कम्युनिकेशन करने के बाद, गपशप करने के बाद अंदर की बातें पता चलती हैं। तो मसला कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी बंद दरवाजे के पीछे झील हो सकती है। यानी आप एक दरवाज़ा नॉक करें और दरवाज़ा खुले और उसके पीछे एक झील हो, लेकिन वो एक बंदे की अपनी ज़ाती झील है। आपको वहाँ इस तरह तो नहीं जा सकते, आपको दरवाज़ा नॉक करना पड़ता है और उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। अंदर जो झील है वो पाकिस्तान की बिल्ला मुबालगा सबसे खूबसूरत तरीन झील है, और उसकी वजह यह है कि उसके जिस तरह कहते हैं ना कि झील कोई पानी का ज़ख़ीरे का नाम नहीं है। पानी का ज़ख़ीरा जो है तो उसको झील तो नहीं कह सकते। झील उसके डिफरेंट शेड्स, वो डिफरेंट, यानी आप उसमें किसी तौर बोर नहीं हो सकते। आप झील के जहाँ जाएं, उस शख्स ने कभी नहीं सोचा कि उस झील को किसी अच्छे से लेविश से स्विमिंग पूल में मेरा ख्याल है कि वहाँ पे वो उनकी उनसे जो गुफ्तगू हुई वो बड़े मज़े की थी, और मेरा ख्याल है कि उन्हीं के पास रहे तो बहुत अच्छा है। जो बंदा मछलियों को, अब अच्छा फर्स्ट टाइम मैंने किसी झील में बिल्कुल अपनी आंखों के साथ पूरी ट्राउट जो है झील के अंदर, यानी इतना वो ट्रांसपेरेंट पानी है, और वो जो साहब थे जो इनके मालिक हैं तो वो कह रहे थे कि ये मेरे बच्चे, वो अपना बच्चे समझते हैं उन मछलियों को। अच्छा। और इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ के वो बहुत एहतराम करते हैं। तो ठीक है, मेरा मतलब है कि एक तो साफ तो है ना कम से कम, तो लेकिन बहुत खूबसूरत। वैसे किसी को अगर पब्लिक कर दी जाए तो ये सफाई तो ना रहे और वो खूबसूरती भी शायद। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। यासीन वैली है इसमें, अशकुमन वैली है, फिर फंडर वैली है, फिर जो भी ग़िज़र में जितनी, सर आई
थिंक कि ये 20 से 25 एपिसोड। अच्छा, खाने वाले भी हैं इसमें वहाँ के? ट्राउट तो है ही है, इसके अलावा जो लोकल खाने हैं, जो ट्रेडिशनल हैं फूड, वो बनाने का तरीक़ाकार और रेसिपीज़ और वो तमाम चीज़ें भी शामिल हैं। और स्पेशली जो है ना, वो जो इसका लैंडस्केप इस हवाले से बहुत अहम है, खूबसूरत है कि एक तो टूरिज़्म उस तरफ कम है। ठीक है। अच्छा, पता नहीं हमें अजीब सा दिल बैठना शुरू हो जाता है कि एक तरफ जब हम कहते हैं कि टूरिज़्म का फ़रोग हो तो वो हमारी अंदर की ख्वाहिश होती है, लेकिन पैरेलल आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर फ़रोग होगा तो का फंडर रहेगा। यानी ये भी तो हम दोनों तरफ फंसे हुए हैं, कतई तौर पे नहीं रहेगा ना। तो वो फंडर जो है, अगर जैसे आपने देखा होगा ऊपर से जब बात जाते हैं तो अगर आप आज से 10 साल बाद अगर जाएं और वहाँ पे एक नारायण जैसा शहर होगा हो, और इस पे बाकायदा मुझे याद है आपने एक पहले भी एक मैंने किया था, बाकायदा तौर पे किया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हों और वहाँ पे ज़मीनें इस तरह बिकना शुरू हो गई हैं, तो जो डेफिनेटली ज़मीन लेगा तो वो कुछ ना कुछ तो बनाएगा। उसको इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि एस्थेटिक्स और ये लैंडस्केप और ये सिमेट्री खराब हो रही है। तौर पे हम जब बाहर ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ इंटरनेशनल पार्क्स होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए एक तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, इंटरनेशनल पार्क की एक सर्टेन फीस होती है जब आपकी इमिग्रेशन पे आपसे ले ली जाती है। दूसरा ये कि दे ट्राई टू मेक श्योर कि आप यहाँ पे ये हरकत नहीं करेंगे जिससे वो जगह खराब हो सकती है। यहाँ पे अभी तक ऐसे कोई लॉस नहीं है, आई डोंट सी। आप मसला जिस तरह पार्क अगर है तो इम्प्लीमेंटेशन भी है। हाँ जी, जीबी तक है, जीबी तक है, मतलब देवसाई नेशनल पार्क है या कराक्रम पार्क है या खुंजराब नेशनल पार्क है, या ये तमाम नेशनल पार्क्स के अंदर तक तो जीबी के हद तक तो है, मतलब मार्को जिस तरह बचा है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, लेकिन अब काफ़ी हद तक सेफ है। इसी तरीके से जो आइबेक्स है या इसी तरह का तरीके से जो ब्राउन बियर है जो देवसाई पे है, तो ये डेफिनेटली इसी वजह से हुआ है क्योंकि वो है। गेज़र भी जो है, क्योंकि आप ये हैरानकुन बात है हरमिला कि हम जनरली कहते हैं हुंजा 100% लिटरेसी रेट 100, गेज़र इक्वली इसी तरह ही है कालीन में, गेज़र भी। और गेज़र जो है उसमें एक चीज़ जो है हमें वो ये है कि पूरे गिलगित, आप देख रहे हैं गिलगित एक चौक है, उस चौक में से आप स्कर्दू जाएँ, नलतर जाएँ, हुंजा जाएँ, आप आगे चले जाएँ, गेज़र की तरफ चले जाएँ, और इस चौक में जब आप गेज़र की तरफ जाते हैं तो गेज़र की जो मुनफरिद शनाख्त है वो इसकी लैंड है वास्ट, यानी जो जिसको कहते हैं ये जो काबिल ज़राअत के हवाले से काबिल काश्त बहुत ज़्यादा, यानी अखरोट के हवाले से। लेकिन अभी सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो अभी कारोबारी नहीं है। ये उनके अंदर एक कमी है, इसको आप मुस्बत भी ले सकती हैं, लेकिन कमी इस हवाले से है कि मसलन आप किसी होटल में ठहरे हैं या आपने किसी से अखरोट लिए हैं, तो जब पैसे देने की बारी आएगी तो वो ना बिल्कुल उसकी नज़रें झुक जाती हैं, वहाँ का जो गेज़र का आदमी है, और उसको समझ नहीं आती कि मैं पैसे कैसे लूँ। मतलब वो ये अभी उनके अंदर क्या, हाँ मुफ्त की खुबानियां तो हमने भी बड़ी खाई हैं। तो मैंने नहीं, वो तो कह रहा कोई कुछ भी नहीं कहता, लेकिन देखिए आप होटल में ठहरे हैं तो उसके पैसे अब वो समझते हैं कि यार ये होटल में ठहरे हैं तो इन्होंने क्या हमारा ले गए। जैसे वो मुझे उनका जुमला ही बड़ा यार, ये तो वैसे एक तरह से देखी जाए कितनी पॉजिटिव, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनको कोई एक्सप्लॉइट ना करे। मुझे एक जुमला उनका याद रह गया, मैं पहले भी आपको बताया था कि जब हमने उनसे दरख्वास्त की कि हमें खुबानियाँ चाहिए तो उन्होंने कहा खा लें, साथ उन्होंने कहा कि लेकिन पौधे को नुकसान, पौधे को जोड़ना नहीं, ये उन्होंने कहा कि बाकी आप खा लें। बिल्कुल ऐसा। अच्छा वकार भी, आप इतनी दफ़ा जाते हैं इन जगहों पे, मुझे क्यूरियोसिटी भी है, लोगों को भी मेरे ख्याल से पता होना चाहिए कि हम एक जगह पे शायद बार बार जाते हैं तो हमें बोरियत होने लगती है मोस्ट ऑफ द टाइम। आपने बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया, आप नॉर्दर्न एरियाज में बार बार जाते हैं, आपको बोरियत नहीं होती? आपको क्या चीज़ है वहाँ पे जो इतनी इंटरेस्टिंग लगती है कि आप दोबारा जब आपसे पूछे वकार भाई छुट्टियों पर जा रहे हैं तो नॉर्दर्न एरिया जा रहे हैं, हमने नहीं सुना कि आप कहीं और जा रहे हैं? ये इधर रहने आते हैं बेसिकली, उधर नहीं, मैं तो खैर शुमार उन लोगों में नहीं होता जो इधर रहने के लिए आते हैं। ऐसे हैं कमरान सलीम जैसे जो हमारे दोस्त हैं फोटोग्राफर, और इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली उधर रहते हैं और यहाँ आते हैं, कभी आते हैं। एक्चुअली दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो डिटेल्स या जुज़ियात को देखने वाले लोग होते हैं। अच्छा, वो बार बार भी किसी जगह जाते रहे तो उनका वो मन नहीं भरता। वो एक और होते हैं जो कि नया चीज़ उनको वो खुशी देती है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि गिलगित बल्तिस्तान इतना बड़ा है कि तार साहब के बारे में कहा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 30% से ज़्यादा क्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान देखा है। तारड़ साहब ने। अच्छा। तो इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो फिरंतु जिनको हम कहते हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के फिरंतु लोग हैं, वो भी ये नहीं कह सकते कि उन्होंने पूरा देखा है। गिलगित बल्तिस्तान बहुत बड़ा है, वैलीज़ हैं, ट्रैक्स हैं, सारा कुछ। तो हर दफ़ा सिर्फ ये ज़रूर, अब मैं कराक्रम हाईवे से मेरा दिल नहीं भरता, कभी भी नहीं भर सकता। तार साहब ने मेरा ख्याल है को 5600 दफ़ा किया होगा, लेकिन उनका भी ये नहीं कह सकते कि वो कराक्रम हाईवे से उनका कभी दिल, वो मुमकिन नहीं है।
वो जब भी आप जाएंगे तो आपको नया शेड, नई चीज़ देगी। इसी तरह जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया आता है। इन दी एंड लास्ट 30 सेकंड्स कुछ कहना चाहें जो लोग ये सिलसिला देखने जा रहे हैं, नया आपका सफ़र शर्ट? मेरा ख्याल है कि हम सिर्फ ये ज़रूर इल्तमास करेंगे कि ये आप देखिए और आप अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाइए, अपने फैमिली को ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा, यानी आप खूबसूरत बड़ी आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। इसमें तो कोई मसला और ये राइट सीज़न है। लेकिन वहाँ पे जो लोकल, एक तो एक्सपायर्ड नहीं होने चाहिए जो लोकल लोग हैं, उनको अगर वो कह रहे हैं तो उनको ज़बरदस्ती पैसे देंगे भाई खुदा के लिए। वो मेहमान नवाजी में ये किसी वाले से वो थोड़ा सा हेजिटेशन फील करते हैं, गंद नहीं मचाएं और वहाँ पे डिस्करेज करें ये जो उल्टी सीधी बिल्डिंग्स बनती हैं, और लोकल्स को भी डेफिनेटली और शाहराह खुराक्रम पे गाड़ी चलाते हुए ज़रा बिहेव करें। कुछ लोग यहाँ से जाते हैं तो वो उसको भी लाहौर मॉल रोड समझ लेते हैं, या फिर इस तरह से नहीं करें, तरीके से चलाएं और एंजॉय करें हमारे एरियाज और हर हमारे ऐसी जगह को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच सफर शर्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे अब कुछ मौसम के हवाले से। प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की जाने पहुंच चुका है। वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरी करंट सिचुएशन एंड नाउ इट कम्स वंस अगेन टू द वेदर। शदीद गर्मी की लहर बरकरार है, दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान मौजूद है। सिंध और बलोचिस्तान में जो दर्जा हरारत है ये मामूल से 8 से 10 डिग्री ज़्यादा हो सकता है। ये एक्चुअली बहुत अलार्मिंग बात है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में भी मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान है। और लाहौर खुश्क नहीं हो सकते लाहौरी अभी फिलहाल। अच्छा जनाब, मौसम की सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ सरदार साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। ऑब्वियसली बार बार कहा जा रहा है कि जो हीट वेव के मामलात हैं या दर्जा हरारत में इजाफा है ये होगा आइंदा आने वाले दिनों में भी, और अभी भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो ओवरऑल हमें ज़रा मौसम के हवाले से बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जो हीट वेव चल रही है सेंट्रल सिंध, अपर सिंध और आपके फिर उधर साउथ पंजाब की तरफ और ईस्ट बलोचिस्तान, खासकर सिब्बी और डेरा बुगटी और जो मलिका इलाके हैं वहाँ पर ऑलरेडी 45 से ऊपर टेम्परेचर चल रहे हैं। पिछले जैकोबाबाद में तो 48 डिग्री तक जा चुका है। तो ये जी सर साहब, आई थिंक है दोबारा कनेक्ट करेंगे सरदार साहब की आवाज़ आपकी नहीं पहुंच रही है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए सरदार साहब। नहीं चले, कुछ टेम्परेचर्स हमारे पास हैं। सो टेम्परेचर्स क्वेटा के अंदर 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। वादी क्वेटा महकमा मौसमियात की 13 और 14 मई को जो शहर कायद है इसमें शदीद गर्मी की पेशगोई भी सामने आ रही है। और लाहौर के लिए प्रेडिक्शन मौजूद है कि मई इज गोइंग टू बी द हॉटेस्ट, सबसे गर्म महीना। इसके साथ आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर के हवाले से कहा जा रहा है जी 43 होगा लाहौर में। जैकबाबाद में जो 48 तक छूने का इम्कान है पारा, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ऑब्वियसली सिंध और बलोचिस्तान में भी अगर हम बात करें तो दर्जा हरारत मामूल से 8 से 10 डिग्री ज़्यादा हो सकता है। तो ओवरऑल मौसम की सिचुएशन यही है, गर्मी की शिद्दत बरकरार है और ओवरऑल लोगों को यही हम कह सकते हैं कि महकमा मौसमियात की जानिब से भी जो वार्निंग्स आई हैं, आप अपने तौर पर एहतियात करें। जो हीट वेव के मामलात हैं इस पर अपने आप को सेफ लेके चलें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, धूप से बचने की कोशिश करें। कोई टावल या कोई ऐसा गीला कपड़ा अपने सर पर रखें या सर को ढाम के बाहर निकले। तो ऑब्वियसली ये वो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आप अपने तौर पे ले सकते हैं ताकि आप इस गर्मी की शिद्दत से बच सकें। लेकिन ऑब्वियसली अब लोगों का काम है, लोगों ने जाना है, ऑफिस भी काम भी करने हैं, तो स्टिल लाहौर वालों ने तो खैर अपना सोल्यूशन निकाल लिया। नहर है ना लाहौर में, कराची में बीच, कराची में, हाँ कराची में सी व्यू है, सी व्यू है। कुछ लोग हॉक्स बे पे भी चले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने ये खबरें भी देखी थी कि जो हॉक्स बे पे कुछ लोग गए थे, 1-2 बच्चे डूब भी गए थे और हर साल ये वाकयात भी होते हैं। तो दफ़ा 144 लगाना पड़ता है इंतजामिया को। एहतियात तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरी जानिब ये जो हीट स्ट्रोक या ये सन स्ट्रोक का फिनोमिनन है जिसकी जानिब अरबला ने इशारा किया, ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान के अंदर। कल हमने आपको बताया था कि पिछले दिनों में 5-6 हज़ार लोग ऐसे हैं जो कि इससे मुतासर हुए रिपोर्टली, और अब इनके मजीद होने का खदशा है। एक तो हमारी दुआ है अल्लाह करे कि मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए। वैसे पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में ख़ास तौर पर, मैं वंस अगैन जब भी मौसम की बात आती है पिछली हुकूमत की मैं बात लाजमी करता हूँ कि उन्होंने क्लाइमेट के ऊपर फोकस रखा, दरख्त लगाने की बात की। कितने लगाए, लग पाए नहीं, कम अज़ कम उन्होंने
उन्होंने इस जानिब एफर्ट जरूर की है, तो इसको सराहा जाना चाहिए। एंड आई बिलीव कि जो एफर्ट हुई है उसका रिजल्ट भी आया आने वाले में, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मौसमी सूरत हाल को देखते हुए वंस अगेन इस जानिब आपकी तवज्जो दिलाएंगे कि एहतियात जरूर कीजिए, अपने आप को और अपने साथ वाले लोगों को भी हाइड्रेटेड रखिए और महफूज रखने की कोशिश कीजिए। इसके साथ और न्यूज़ की गर्मी से भी बचिए जो आपको यहाँ से मिलती है। एक और पॉइंट, अब परिंदों वगैरह के लिए अपने टेरेस, अपनी बालकनीज पे कोई ना कोई पानी का इंतजाम जरूर रखें। इट्स अ वेरी गुड थिंग। मुझे लगता है कल कुछ परिंदे वैसे मुर्दा भी पाए गए बहुत, इसलिए आप अपने कोई बालकनी में, कोई टेरेस, कुछ भी है, आप जहाँ ओपन स्पेस है, आप पानी का कोई इंतजाम रखें इन परिंदों के लिए, ताकि वो भी इस गर्मी की शिद्दत से ऑब्वियसली मुतासिर होते हैं। जनाब, अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, कल आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।